नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो आर्टिकल है ये दिवाली के ही रिगार्डिंग है। तो आज दिवाली है तो सभी लोग दिवाली की सेलिब्रेशंस करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे दिवाली को सही मायने में सेलिब्रेट कर सकते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बात की है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोल रहे हैं द लैम्प विद इन, हमारे अंदर का जो एक लैंप है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर बात बोली गई कि हमें अभी इस दिवाली सीजन में हमें एक मंत्र जो है सेल्फलेस सर्विस का, ठीक है, इसको जो है टेकअप करना चाहिए। कहने का मतलब जो निस्वार्थ भावना से जो सेवा होती है वो सेवा, मतलब अगर हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना जा रहे हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल्फलेस सर्विस देनी है। तो यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, कैसे हम जो है अच्छी एनवायरनमेंट को कोई ना कोई देन दे सकते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जीने के लिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि अगर हम सेल्फलेस सर्विस के ऊपर बढ़ेंगे, ओके, मतलब जहाँ पर कोई आपका स्वार्थ नहीं होगा, ओके, आपने जो भी यहाँ पर काम किया है उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर सेल्फलेस सर्विस। तो यहाँ पर ऐसी सर्विस ही जो है आपके काम आएगी आगे जाके, ठीक है, जो जैसा आप बीजेंगे वैसा ही आप जो है काटेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर हमें मदद होगी, जो हमारे अंदर भीतर की लाइट है उसको और एक्सप्लोर करें, ओके, और उसको उजागर करें, ओके। तो जो हम दुनिया को जिस दुनिया को हम देखना चाहते हैं उसको हम देख पाए एक्चुअल में। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो बाहर के जो लैंप्स लगे हुए हैं, ओके, जो लाइट लैंप्स आउटसाइड बट टू बी लाइट्स आउटसाइड, मतलब बाहर के जो लगे हुए हैं लैंप वो तो ठीक है, अपने अंदर की भी जो लैंप है, अंदर की जो लाइट्स हैं उसको भी जो है हमने लैंप करना है, उनको जगाना है। तो यहाँ पर बात की गई जब महालक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली की रात को, तो तब वहां पर आप इनाम के तौर पर धन दौलत मत मांगिए, ओके, तब आप ये चीज मांगिए कि वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे रिस्टोर करें, ठीक है, ये इनाम मांगिए कि कैसे दुनिया को, संसार को सही करें, क्योंकि कोविड-19 के चलते वैसे बहुत बुरी हालत हो चुकी है, ओके, रोजगार चले गए हैं लोगों के, ओके, एनवायरनमेंट जो है अभी दोबारा से वो खराब होना शुरू हो गया, वही हालत होनी शुरू हो गई है। जैसे कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन लगा था, जितने हमारी मुख्य नदियां थी वहां पर पानी साफ होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से फिर वही हालत होनी शुरू हो गई है, ओके। तो यहाँ पर जो पूजा होती है, ओके, जो रिचुअल होते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ मतलब मंदिर तक ही ये सीमित होती हैं। इनका कोई मतलब होता है जो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई असर छोड़ के जाता है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है इसके बारे में हमें सिखाता है, ओके। तो यहाँ पर जो रिलीजियस रिचुअल्स ने, ओके ओके, हमें यही सिखाते हैं कि हमें कैसे जो है जिंदगी जीनी है। तो एवरी मोमेंट जो हमारी यहाँ पर लाइफ का, ओके, हम जी रहे हैं, तो वहाँ पर हर मिनट हमें पूजा करनी चाहिए, ओके, महालक्ष्मी की। यहाँ पर ये चीज बोली गई है, ओके, हर मिनट जो है यहाँ पर भगवान को यहाँ पर याद करो, ओके। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि अंदर का जो दिया है, ठीक है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो लाइट करें, एक्सप्लोर करें, बुद्धि अपनी एक्सप्लोर करें, अपने अंतरात्मा को एक्सप्लोर करें, ओके। तो इस चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया है। तो आगे बात की गई, अगर आप एक दिया जगाते हो, ठीक है, तो एक दिया जगाते हो तो उससे सिर्फ किसी एक जगह पर जो है सिर्फ लाइट ही नहीं आ रही है, आप कई लोगों की जिंदगियां जो है ना वहां पर भी आप रोशन कर रहे हो, कि उनकी जिंदगियां भी रोशन कर रहे हो। सो दिया एक अगर हम जगाते हैं तो कहने का मतलब अगर दिया हमारे पास है, हम खरीद रहे हैं किसी किसी लोगों से, किसी ने बनाया है बेचने के लिए, ओके, तो वहां पर मिट्टी के दिए बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, तो वो बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं, उनकी बिक्री होती नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हमें फोकस करना है, ओके। एक तो उनकी सेल हो जाएगी, दूसरा दिवाली में रोशनी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर जो हम पटाखे जलाते हैं, ओके, हमने अपना जो वातावरण है, ठीक है, आसमान, उसको गंदा करते हैं, नॉइज पोल्यूशन अलग से होती है, अपनी सेहत अलग से खराब करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें सही करना होगा। देखो, हमें निस्वार्थ की भावना से यहाँ पर चलना है, अपने एक्शन निस्वार्थ की भावना से रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम निस्वार्थ रखेंगे ना उसमें हमारा भी फायदा हो जाएगा, ओके। जैसे कर्म अभी हम करने जा रहे हैं, जैसे पटाखे वगैरह चलाएंगे, ठीक है, तो फिर उसका उसी फल, वैसा ही फल हमारे सामने आ जाएगा, ओके। अगले दिन ही आप देख लेना, जैसे बड़े बड़े शहर है उनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी इतना बुरा गिर जाता है, मतलब बहुत बुरा गिरता है, तो उसका उतना ही बुरा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। तो वो ये डिपेंड करता है हमारे एक्शंस के ऊपर, जो हमने दिवाली वाली रात को लिए थे, ओके, पटाखे चलाकर। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने दिल्ली में और जो काफी जो बड़े बड़े शहर है वहां पर कंप्लीट बैन लगा दिया है फायर क्रैकर्स के ऊपर, कि आप पटाखे जो है नहीं चला सकते।
और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर के ट्रेडिशनल लैंप्स जगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके साथ साथ आप एक प्लेज भी लीजिए कि आप जो है वर्ल्ड को ओके ज़्यादा देंगे और खुद के लिए इच्छा जो है कम रखेंगे। ओके, तो जिसकी ऐसी जब थॉट प्रोसेस बन जाएगा, तो ऐसी सोच बन जाएगी, तो आप अपने भीतर की जो रोशनी है उसको फीड कर सकेंगे, उसमें तेल डाल सकेंगे ताकि कि रोशनी ना और एक्सप्लोर हो और जो उसकी ज्वाला है और तेज तेज हो जाए। ओके, मतलब आप भी जो है अपने अंदर की जो क्रांति है उसको एंजॉय कर पाए। ओके, जो अंदर की रोशनी है उसमें आप विलीन हो पाए। तो यहाँ पर इस दिवाली के सीजन पर ऑथर बोल रहे हैं कि वो भी प्रे करते हैं कि आप इस जो अपॉर्चुनिटी को आप टेक करेंगे, ओके, और एग्जामिन करेंगे अपनी जिंदगी को और प्लेज करेंगे एक एक शब्द जो आप अपनी जिंदगी में यहाँ पर और जो आप सोच रखते हो, ओके, जो भी आप एक्शन करेंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा जो कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को जो है यहाँ पर पॉजिटिव वे में कुछ देकर जाएगा। ओके, पॉजिटिव वे में यहाँ पर एक रोशनी जो है वो देकर जाएगा। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप अच्छा जो है पूरे संसार को देकर जाओगे, अगर ये आपकी थॉट, अगर आपके एक्शन, ओके, अगर आपकी स्पिरिट, ये तीनों जो है राइट डायरेक्शन में होंगी। ओके, तो ये तीनों राइट डायरेक्शन में करने की जरूरत है, ये हमारे ऊपर है। ओके, हम बार बार जब तक अपनी आदतें सही नहीं करेंगे, बार बार कोशिश नहीं करेंगे, तब तक नहीं होने वाला है। तो कोई भी आदत अगर खराब आदत है उसको सही करने में समय लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोशिश ही नहीं करनी। तो कोशिश करेंगे, राइट एक्शन लेंगे बार बार, ओके, सही सोच रखेंगे तो सही एक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सोच को सही करना है। ओके, तो सही सोच करनी है, बड़ी सोच रखनी है, छोटी सोच नहीं रखनी है। बड़ी सोच रखोगे तभी छोटे तक पहुंचोगे। तो यहाँ पर दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, कोशिश करना है कि जो पोल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा हम ना फैला पाए। ओके, उससे परहेज रखना है। और दिवाली को एज ए रोशनी का त्यौहार है, इसको रोशनी के त्योहार के तौर पर ही हम मनाते हैं। तो इसको कोशिश करनी है कि दिए जलाने हैं और रोशनी करनी है चारों ओर। जब इसको सेलिब्रेट करनी है, आप रंगोली मना सकते हो, रंगोली बना सकते हो। ओके, इसके अलावा जो मोमबत्तियां हैं वो जगा सकते हो। मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पटाखे हैं वो अभी हमारा एनवायरनमेंट जो है ये नहीं कह रहा कि आप पटाखे चलाओ, तो उससे परहेज रखिएगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है स्टेट बजट्स के ऊपर 2020-21 में। तो यहाँ पर जो भी इस साल का जो बजट रहा है स्टेट्स का, ओके, तो जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही खराब पिक्चर है, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है स्टेट्स के बजट्स की। तो इसका जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का, ग्रॉस अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें सभी स्टेट्स को मिला के, तो वो जीडीपी के 4% से भी ऊपर चला गया है। ओके, तो भारत सरकार जब अपना बजट पेश करती है तो वो भी इसको 3%, 3.5% के आसपास रखने की कोशिश करती है फिस्कल डेफिसिट को। लेकिन जो स्टेट्स बजट थे इन्होंने यहाँ पर 2.8% के आसपास इसको रखने का यहाँ पर टारगेट रखा था, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई है, ये 4% से भी ऊपर चला गया है। ओके, जो अभी आरबीआई की नई रिपोर्ट आई है स्टेट्स बजट के ऊपर उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसका जो बेसिकली इम्पैक्ट है, क्यों ऐसे हो गया, इसका रीजन यही है कि पैंडेमिक के चलते स्टेट्स का सबसे ज्यादा जो पैसा लग गया वो लग गया हेल्थ इश्यूज के ऊपर। ओके, हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते करते तो सभी स्टेट्स की यही हालत थी, कोविड-19 से बचना था और एक नई यूनिक हेल्थ मेजर्स थे वो अपनाने थे। ओके, अच्छा पैसा यहाँ पर जो है यहाँ पर देना पड़ना था सरकार को, क्योंकि अलग अलग तरह की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, इक्विपमेंट्स चाहिए थे। जैसे पीपीई किट्स की बात करें वो भी बहुत महंगी थी। ओके, तो एडिशनल जैसे अरेंजमेंट करने थे कि जहां पर किसी भी कोई अगर नया इंसान किसी स्टेट बाउंड्री में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको पहले आइसोलेट किया जाता था, तो इसके भी अरेंजमेंट्स थे। मतलब इस तरह करते करते काफी पैसा लग गया। तो यहाँ पर दूसरा रीजन ये है कि एक तो पैसा स्पेंड हो गया, दूसरा पैसा आया नहीं। ओके, टैक्स कलेक्शन जो है बहुत कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम धंधा चला नहीं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो सरकार को आता था, स्टेट गवर्नमेंट को आता था, वो नहीं आया। ओके, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके पास भी टैक्स कलेक्शन इस बार बहुत कम था। तो इसीलिए जीएसटी कलेक्शन में जब स्टेट्स अपना हिस्सा मांग रहे थे कि जीएसटी कंपनसेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, मार्केट से उधार लेकर पैसे 6,000 करोड़ की किस्तें अब सरकार जो है हर हफ्ते जारी कर रही है अलग अलग स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर। तो पहले ये टैक्स कलेक्शन से जो मनी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका फिर हिस्सा बांट के स्टेट्स को दिया जाता था, पहले ऐसा होता था। तो अभी पेंडेमिक ने सब कुछ जो है ना मतलब उथल पुथल कर दिया। तो यहाँ पर आरबीआई ने स्ट्रेस दिया है कि जो स्टेट्स हैं अपना टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करें, उस ये वाया डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। ओके, अपनी जो
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिजिटाइज करें। ओके, तो जितना भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर उसके ऊपर यूजर चार्जेस जो है वो बढ़ाए। ओके, इसके ऊपर जो है सरकार ध्यान दे, जो कि जो उसका टैक्स कलेक्शन है वो राइज हो। टैक्स कलेक्शन अगर राइज होगा तभी जाकर फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन सही हो पाएगी। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये हर साल का एक घाटा, वित्तीय घाटा जो है हम मानकर चलते हैं। एक एस्टिमेशन होता है कि जीडीपी का इतना रखेंगे। ओके, लेकिन एक साल जब कंप्लीट हो जाता है फिर फिगर आ जाती है पूरी कि हाँ भी इतना हमारा टारगेट था, ये जीडीपी के इतने चला गया, जैसे यहाँ पर 4% तक चला गया। ओके, ज्यादा चला गया। तो सरकार इसको कम करने की कोशिश करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जब अपना बजट पेश करती हैं तो इसको कम ही रखना चाहती हैं। तो फिजिकल डेफिसिट ऐसा है कि सरकार जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसके ऊपर से फिर फर्दर मार्केट से उधार लेना पड़ता है कि बजट में जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से पैसा जो है पूरा नहीं पड़ता, जो टैक्सेस के रूप से जो आता है। तो उसकी वजह से बाहर से उधार लेना पड़ता है, फिर उस उधार की ब्याज की किस्तें भी देनी पड़ती हैं। तो इस चक्कर में जो है वित्तीय घाटा बढ़ जाता है। और आगे बात करें जीएसटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट ये अभी के लिए फिलहाल जीएसटी से बाहर है, क्योंकि जब ये जीएसटी बनाया गया था 2017 में, जब इसको लागू किया गया था, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो नहीं मानी कि इन चारों चीजों को भी जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए। रीजन ये था कि स्टेट्स ये कह रही थी कि ये चारों हिस्से हमारे पास रहने चाहिए, कि हमें भी कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेकर जा रही है तो उसका टैक्स का कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो हमें यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन आएगा, उसको टाइम लग जाता है। फिलहाल काम चलाने के लिए तो हमें कोई रिसोर्स चाहिए ना जहां से हम इनकम कमा सके। तो इसलिए पेट्रोल, अल्कोहल, रियल एस्टेट और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको जीएसटी से बाहर रखा गया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की जा रही है। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है अनाउंस किया गया है भारत सरकार की ओर से, जहां पर इसको नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 स्टिमुलस। तो इसके तहत जो राज्य सरकारों के जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, इनको भी यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि जो आपका जो पेंडिंग ड्यूज है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उनको आप क्लियर कर लो। यहाँ पर ऐसे होता है, जितना भी यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे खंबे लगे हैं, तारे बिछी हैं, ओके, शहर टू शहर, गांव टू गांव, तो यहाँ पर ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो पावर ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन पावर जब जनरेट करती हैं वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज हैं, ओके, थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, और अलग अलग जो है पावर प्लांट्स लगाए गए हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो वहां से यहाँ पर जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली लेती है और हमें, जो हम कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.18 लाख करोड़ की यहाँ पर बिजली डिलीवर की गई है, इतने अमाउंट की। ओके, लेकिन पैसा कितना आया सरकार के पास? सिर्फ 90,000 करोड़। सो कहने का मतलब देखो, बिजली चोरी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर बिजली चोरी के एक्सटेंट काफी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो यही चीज है जो पावर सेक्टर को यहाँ पर क्रिपलिंग मोड में ले जाती है, मतलब उसकी जो सिचुएशन है डामाडोल हो जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं इसको कि अपनी सिचुएशन सही करो, जिनसे बिजली ली है उनको आप, उनके पैसे आप प्रोवाइड करो। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर लॉस स्टेट गवर्नमेंट को है। ओके, तो यहाँ पर जितने प्राइवेट कंपनीज ने पैसे रखे तो उतने उनको मिल जाने हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट देख के चलना है। लेकिन यहाँ पर देखो, ट्रांसमिशन के चलते ही यहाँ पर जो बिजली चोरी के चलते कितना नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आगे बात कर रही है जो इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन यहाँ पर सरकार ने की है। ओके, खासतौर पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनको, तो इससे जो स्टेट्स है उनको एक पुशअप मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 0.42% ऑफ जीडीपी ये आने वाले समय में जो है यहाँ पर वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। ओके, तो आरबीआई साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि स्टेट्स को जो है ना अपनी जो डेट है उसको भी कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि अपना डेट बढ़ाते जाएं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देखें तो उनका भी कर्जा काफी बढ़ता जा रहा है। ओके, जैसे भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो वो ये सभी स्टेट्स के कर्जे भी इसमें शामिल हैं। ओके, तो स्टेट्स अपना कर्जा कम करेंगी तो तभी ये 100 लाख करोड़ का जो बर्डन है ये कम होगा। ओके, तो जितना बर्डन कम होगा कर्जे का, उतने फ्यूचर जो फिजिकल रिस्क है वो कम होंगे। अगर सपोज करो आने वाले समय में अगर कोई फिजिकल सिचुएशन खराब होती है तो उसको निपटने के लिए पैसा तभी मिलेगा ना जब आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी तभी होगी जब आपका पहले से कर्जा कम होगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं ऑथर की, जो स्टेट्स हैं उनको एग्री हो जाना चाहिए। अभी क्या, कहां पर एग्री हो जाना चाहिए? जो पेट्रोफ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, रियल एस्टेट और अल्कोहल, इन चारों को भी अब जीएसटी का हिस्सा बना दो। ओके, अब इसमें
यहाँ पर बात बोली गई है कि इसको जीएसटी का हिस्सा बना लो। इससे क्या होगा, जो टैक्स की बयासी वो उछाल आ जाएगा उसमें, कोई जो टैक्स की अमाउंट है ना, टैक्स कलेक्शन, उसमें एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। एंड बोरोइंग इन द लोअर इंटरेस्ट रेट regime to retire expensive debt will help lower states future debt services cost, nor should the states cut back on capital expenditure during the slowdown. The states responsible conduct is essential for macroeconomic stability. देखो जी, स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक तौर पर अपनी स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अगर देश में इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, तो स्टेट्स की इकोनॉमिक रिवाइवल होगा तो तभी तो देश का होगा। तो देशों स्टेट से तो देश बनता है। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर ये चारों की ये कैटेगरी अगर जीएसटी का हिस्सा बनते हैं, तो आने वाले समय में जो उधार जब लेगी सरकार, तो उसको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। ओके, और जो अपना डेट है, ठीक है, उसको भी आने वाले समय में जो है उसकी डेट सर्विस जो कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है। स्टेट्स को फायदा होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल जो है यही बात बोली गई है कि हमने इकोनॉमी रिवाइव करना है, जहां जहां पर खामियां हैं उनको सही करना है। जैसे यहाँ पर पावर सेक्टर की एग्जाम्पल ली गई है, तो बहुत ही यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है ओके भारत में। तो ये आज की सिचुएशन नहीं है, ये बहुत पुरानी सिचुएशन है। जब से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, तो चोरी की केसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। ओके, तो अभी थोड़े कम हुए, पहले बहुत ज्यादा थे। इस आर्टिकल में बात की गई है कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को हमने बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी साथ कैसे यहाँ पर म्यूचुअली सपोर्ट लेनी है उनकी। तो इसके ऊपर यहाँ पर अच्छे से बातें की गई हैं। देखो, अभी हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हालत देखें तो काफी बड़े पैमाने पर जैसी यहाँ पर प्रोडक्शन होनी चाहिए, जैसे हमारी आर्मी की डिमांड होती है, अलग अलग फोर्सेस की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती नहीं है। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो यहाँ पर हथियार बनाकर देती है, डीआरडीओ जो यहाँ पर हथियार बनाकर प्रोवाइड करती है, बहुत सारी मिसाइल्स यहाँ पर बनती हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ जाती है। अगर एयरप्लेन्स की बात आए तो हमें फ्रांस की ओर देखना पड़ता है कि वहां से राफेल लेते हैं। ओके, तो उसके ऊपर भी 6-7 साल लग जाते हैं उसके डील होते होते। तो ये देखो, ये सब चीजें हमें अपनी भूमि पर इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना होगा कि हमें जैसे भी जो चीजें भी डिमांड हमारी आर्मी करती है उनकी पूर्ति हम अपनी धरती पर ही उनको करके दें, अच्छी टेक्नोलॉजी से। तो इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर बातें की गई हैं। तो स्टार्टिंग में बात बोल रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते और पूरे यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, ठीक है, तो वहां पर अब नई चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। भारत सरकार अलग अलग पैकेजेस लेकर आ रही है, स्टिमुलस पैकेजेस, कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर धीरे धीरे और डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम फोकस कर सकते हैं, इसके थ्रू भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो दोबारा से अभी वापस आए, ज्यादा से ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, इसका भी जो है यहाँ पर जो है फ्लो है वो बढ़े इंडिया में। सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट, डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओके, जैसे राफेल ही खरीदा है, अगर उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें यहाँ पर परमिशन मिल जाती है तो हम उसकी प्रोडक्शन यही करना शुरू कर देंगे। ओके, तो वहां पर डोमेस्टिकली यहाँ पर हमारी जॉब क्रिएशन भी होगी, इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। ओके, पैसा तो सरकार ने लगाना ही है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, सम फाइंड प्रोटेक्शनलिज्म टू बी ए सोल्यूशन। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि डिफेंस के एरिया में हमें एक जो है एजेंडा है, एक फिलॉसफी है प्रोटेक्शनिज्म की, हमें इसको फॉलो करके चलना चाहिए कि जितना हम अपनी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन दे पाए उतना बढ़िया है। तो यहाँ पर इससे होता क्या है, जो हमारी नेशनल सॉवरेंटी है वो बढ़ती है। ओके, हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो कथन है उसके ऊपर हम पूरे उतर सकते हैं अगर इसके ऊपर फोकस करके चलते हैं। हालांकि इसमें बहुत अभी डाउनफॉल है। ओके, हम इसके ऊपर डिफेंस की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें अभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल है। तो अभी के लिए यहाँ पर बात करे गए हैं, क्योंकि देखो अगर हम बात करें 1991 के पहले की भारत की, ओके, तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी, वहां पर हम प्रोटेक्शनिज्म ही लगाकर चल रहे थे कि बाहर की कोई भी फर्म को हम एंट्री नहीं करने देंगे भारत में। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फर्म आई थी जो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की थी, अपने प्लांट्स लगाए थे। जैसे नेस्ले इंडिया आया था स्टार्टिंग में 1960s में। ओके, तो उसने नॉर्दर्न इंडिया में प्लांट लगाए थे, फिर मैगी वगैरह अपने नेस्ले के प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पर उसने शुरू किए थे। ओके, मैगी का प्रोडक्ट काफी लेट आया उसका, लेकिन नेस्ले ने अपने जो फूड प्रोडक्ट्स थे वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर इसके तहत अगर डिफेंस की बात करें तो इसमें कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं आई, बाहर से कोई भी यहाँ पर एफडीआई फ्लो नहीं आया। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अगर आगे भी हम ऐसे ही प्रोटेक्शनिज्म का ही फंडा लेकर चलेंगे,
ये बोलेंगे कि ये देश की नेशनल सॉवरेंटी जो है हमने उसको ऊपर रखना है, अगर प्रोटेक्शनिज्म हटती है तो सॉवरेंटी कम होती है, तो इसके तहत फिर दोबारा वही सिचुएशन हो जाएगी हमारी जो 1991 से पहले थी। ओके, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन होगी थी कि जो फॉरेन रिजर्व था सिर्फ वहां पर 2 हफ्तों का पैसा बचा था कि 2 हफ्तों का जो है भारत इंपोर्ट कर सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो चुकी थी। ओके, तो यहां पर उस सिचुएशन से भारत को निकाला गया। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनका यहाँ पर काफी अहम रोल है प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है, यहाँ पर अच्छी कॉल है। ये इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस जो है बढ़ाएगी भारत की। ओके, जो पॉलिसी स्ट्रेंथन है इकोनॉमी में, ठीक है, इसको भी यहाँ पर मूव करेगी, आगे बढ़ाएगी, और सेल्फ रिलायंस की ओर आगे हम बढ़ेंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि 1960s की बात करें तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी यहाँ पर जोर दिया था कि फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पर भारत में आके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ओके, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको यहाँ पर स्ट्रेंथ करें। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट की और यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी अपनी। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ इंडियंस उनको डोमेस्टिक ही मानकर चलते थे, क्योंकि घर में ही प्रोडक्शन होती थी। ओके, उनको फॉरेन कंपनीज नहीं मानते थे। हालांकि उनका पैसा जो था बाहर ही इनफ्लो हो जाता था जब वो उनकी यहाँ पर सेलिंग होती थी उनके प्रोडक्ट्स की। तो अभी भी वो आज भी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी अच्छा योगदान दे रही हैं। आगे बात कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया भी एक स्पेशल इंटरेस्ट का एरिया है। तो यहाँ पर एक रिसेंट डिसीजन लिया गया है कि एफडीआई को भी अलो किया गया है डिफेंस सेक्टर में अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर ऑथर ने इसको एक एक्सीलेंट डेवलपमेंट कहा है कि 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट जो आपने यहाँ पर प्रोविजन दे दी है डिफेंस सेक्टर में, इससे एफडीआई फ्लो आने का काफी यहाँ पर अंदेशा है कि अच्छा फ्लो जो है आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में बाहर जी फॉरेन कंपनीज है वो आएंगी। ओके, तो यहाँ पर और आगे बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हाउएवर नॉट गॉन फॉर एनफ वेयर मेजर प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड व्हिच हैव बीन earmarked फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट। तो यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में सारा का सारा ही यहाँ पर एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही काम होगा। कुछ सेक्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं, ओके, जहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट अपनाया गया है। कहने का मतलब जहां पर 49% का कैप ही जो है एफडीआई को दिया गया है, बाकी का जो 51% हिस्सा है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम बनाएंगे सबमरीन्स, ओके, फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्मोर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स। तो इनमें जो है सरकार अपना ही जो है दादागिरी अपनी ऊपर रखेगी। कहने का मतलब अपनी मालकी जो है ऊपर रखेगी कि इनके ऊपर ज्यादा होल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा इन सेक्टर्स में। आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम जितने भी मेजर प्रोग्राम्स भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इफेक्टिवली बर्थड ए स्टिल बॉन्ड पॉलिसी एज मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स विल बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो जिस हिसाब से यहाँ पर भारत पॉलिसी बना के चल रहा है, तो आने वाले समय में लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे। ओके, जो पॉलिसी जिस तरह की हमारी होगी उसी तरह से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। अगर पॉलिसी खराब है तो इन्वेस्टमेंट भी आने में 100 बार सोचेगी। तो यहाँ पर हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए बाहर से। ओके, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तभी जाकर जो है डिफेंस प्रोडक्शन में एक नई अचीवमेंट जो है हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो इस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, ओके, इसके बहुत ही सीरियस नतीजे हो सकते हैं आने वाले समय में अगर हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को बाहर से इन्वॉल्व करते हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल कंटेंट को अगर हम फोकस करके चलते हैं, तो कोशिश यही होगी भारत सरकार की कि हम अपनी धरती पर जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकें डिफेंस प्रोडक्ट्स की, उतना बढ़िया होगा। तो यहां पर आगे बात की जा रही है लाइफ लॉन्ग पार्टनर। तो यहां पर सबसे पहले एग्जांपल लेगी सुजुकी की। देखिए, सुजुकी ये मारुति के साथ टाई अप करके इंडिया में लॉन्च हुआ था। सुजुकी जापान का ब्रांड है। ओके, पहले मारुति उद्योग होता था भारत में, तो यहां पर इसका माइनॉरिटी स्टेक था। जब तक इसका माइनॉरिटी स्टेक था तब तक इसने बड़े पैमाने पर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर इंडिया में नहीं की। और जब इसको ऑनरशिप राइट मिल गया, जब मारुति को यहां पर बेच दिया गया सुजुकी को, तब इसके पास ऑनरशिप आ गई। ओके, तो मारुति सुजुकी, ओके, तो यहां पर फिर उसने अपनी जितनी फ्रंट लाइन कार्स थी वो यहां पर भारत में लॉन्च कर दी। ओके, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी वो भारत में लानी शुरू कर दी और इंडिया में एक अच्छी कार मार्केट अपनी बना ली। ओके, तो यहां पर रैशनल यही बात बोली जा रही है कि जो 100% फॉरेन ऑनरशिप है ना मोस्ट ऑफ द इंडियन सेक्टर्स, तो यहां पर यही है 100% फॉरेन ऑनरशिप पाने का मतलब यही है कि वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अपने आप को फैलाव कर सके अपनी कंपनी का भारत में।
ओके, तो यहाँ पर जस्ट एन एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने की, उसका इंडिया में उसकी डेवलपमेंट हो अच्छे से, तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। पहला तो ये है कि दिस इज अ सेक्टर वेयर इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी हम सिचुएशन ऐसी है कि बाहर के मुल्कों के ऊपर ज्यादा निर्भर हम नहीं रह सकते। ओके, तो यहाँ पर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है अलग अलग क्षेत्र में। तो स्वीडन जो है यहाँ पर ये भी सिमिलर सिचुएशन में है, जैसे कोल्ड वार की सिचुएशन करें, जब कोल्ड वार शुरू हुई थी तब ये नॉन अलाइन नेशन था, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं था। भारत भी जो है नॉन अलाइन नेशन था, मतलब जो कोल्ड वार में दो मुल्क थे, यूएसएसआर और यूएसए, दोनों की यहाँ पर कोल्ड वार चलती थी और ये थोड़े साइड पे रहते थे। तो स्वीडन की सिचुएशन भी ऐसे ही थी। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर कोशिश की, स्वीडन कुड नॉट रिलाई ऑन इम्पोर्ट्स फॉर ऑल इट्स डिफेंस नीड्स, मतलब वो भी कह रहे थे कि उस समय पर ऐसी सिचुएशन थी कि हम इम्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादातर निर्भर नहीं रह सकते, खासतौर पर अगर डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें। तो यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन तो करनी होगी। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये भी स्वीडन के ही जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि साथ ही साथ नो कंट्री कैन कीप इट्स आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीटली सप्लाइड विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मटेरियल, ये भी बात सही है। ओके, अगर यूएस की भी बात करें तो ये अगर यूएस कह दे कि कोई भी चीज डोमेस्टिकली ही पूरी बनी है तो उसी को आर्म फोर्सेस के ऊपर सप्लाई कर दे, तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी यहाँ पर जो है हमें देखकर चलना पड़ता है, और ये भी कोशिश करनी होती है कि यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी, इसको भी हम देख कर चलें। ओके, ज्यादा तराजू जो है ना, उसका भार जो है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए। जो चीज नहीं बन पाती, जिसके साधन पर्याप्त नहीं है, उसको हम इंपोर्ट कर लें तो बात बनती है। ओके, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लें वो बात बनती है। प्रोडक्शन तो हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं ना, जो अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हम यहाँ पर कर लें, ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वो इंपोर्ट हो सकती है, यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर हर एक और जो है ना हमें देख के चलना होगा, अगर डिफेंस प्रोडक्शन की हमने बात करनी है, आगे बढ़ना है। तो आज की डेट में स्वीडन काफी आगे निकल गया डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, जितने भी उसकी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। हालांकि इसका साइज जो है बहुत छोटा है। और ये दूसरी बात कर रहे हैं कि जब भी आपने सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है, आत्मनिर्भरता लेकर आनी है किसी भी सेक्टर में, तो वहां पर कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी देनी है, तभी जो है ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट अच्छा बनेगा तभी आपके जो सामान है बाहर में उसकी डिमांड बनेगी, तब आप उसको जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी करोगे और बेचोगे भी बाहर में। ओके, तो यही एक बेसिक फंडा होता है अगर आपने अच्छे से सप्लाई चेन चलाना है। ओके, आगे बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पर जो है टैकल करके चलना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी डिमांड रहती है। तो अमेरिका क्यों आगे है? क्योंकि वो हर एक हथियार में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जिसकी वजह से डिमांड रहती है उसकी, और सऊदी अरब जैसे मुल्क जो है उससे जो है हथियार वो खरीदते हैं। ओके, और आगे ऑथर कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल इट्स होम मेड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि भारत को अभी चाहिए, अगर इंडिया में इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ानी है तो खुद भी काम करें, और जो बाहर की जो ग्लोबल कंपनीज है जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है उनको भी यहाँ पर अलाउ करें कि यहाँ पर इंडिया में वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनाएं, ताकि की जो टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया लेकर चल रही है कि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसको जो है अचीव किया जा सके आने वाले समय में। और आखिर में यहाँ पर यह बात बोली गई है कि यहाँ पर भारत सरकार जो है यहाँ पर बिगेस्ट इंसेंटिव देने की भी बात करती है। ओके, बहुत सारे डॉलर्स यहाँ पर स्पेंड करने की बात करती है, खासतौर पर जब बात आती है टेक्नोलॉजिकल कंटेंट की, कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती ना, तो अब तक हमें पता नहीं कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पर प्लांट लगा देने थे खुद से ही। यही मेन फंडा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती है ना किसी भी हथियार में, तो उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करना है तो वो यहाँ पर मुमकिन नहीं होता है। तो वो तभी मुमकिन है जब अपने क्षेत्र में अपने घर पर रिसर्च अच्छी होगी। तो यहाँ पर रिसर्च में भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिले है, इंडिया में अच्छे से रिसर्च भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो अगर इंडियन पार्टनर जिनके साथ टाई अप करके बाहर की कंपनीज यहाँ पर आएंगी तो उनकी ज्यादातर मेजोरिटी रह जाती है। तो यहाँ पर वो कंपनी भी 100 बार सोचती है, ठीक है, वो कोशिश करती है कि मैं पीछे ही रहूं, क्योंकि उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। जो बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, ठीक है, उनके साथ मिलकर अगर उन्होंने काम करना है, तो यहाँ पर हर कोई ये चाहता है कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। ओके, टेक्नोलॉजी तो मेन चीज है, ओके, उसके ऊपर ही सारी कंपनीज जो है निर्भर करती हैं। उनका जो बिक्री होगी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी। जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी तो पिछली वाली टेक्नोलॉजी की उतनी बैकवर्डनेस हो जाएगी, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो यहाँ पर इन चीजों को भी यहाँ पर फोकस करके चलना है। कैसा माहौल बनाना है कि बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में आए, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ पर वो उनको कोई दिक्कत ना आए आने में, कि वो 100 बार सोचना शुरू कर दे कि हम आए या ना आए। यहाँ पर बात की गई है इस आर्टिकल में हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में,
कि कोविड-19 के चलते कैसे इम्पैक्ट पड़ा है और जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनका कितना इम्पैक्ट रहा है, जो मोर्टेलिटी हुई है भारत में और भी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि जो इंडिया के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर अब जो समझौता कर लिया उन्होंने कोविड-19 के साथ, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो डेथ का रिस्क है वो बढ़ जाएगा आने वाले समय में। और बात करें अगर इंडिया की कोविड-19 फैटेलिटी रेट की, तो 1.5% है। अगर बात करें ग्लोबली तो ग्लोबली 2.5% है, उससे आधे से भी कम है। ओके, यहाँ पर ओके, सो आधे के आसपास। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो चाइना का यहाँ पर फैटेलिटी रेट है कोविड-19 का, वो 5.2% के आसपास है। तो मतलब कहने का कि चाइना से तो हम काफी, यहाँ पर हमारा जो फैटेलिटी रेट है काफी कम है। ओके, जो यहाँ पर मृत्यु का दर है भारत में काफी कम है अगर चाइना से कंपेयर करें तो। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी है। टेस्टिंग वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओवर वर्ल्ड इन डाटा, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 0.8 आउट ऑफ 1000 पीपल यहाँ पर डेली जो है टेस्ट हो रहे हैं इंडिया में। और ये काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें इसको अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना है, जैसे पाकिस्तान है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर अच्छी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इंडिया की सक्सेस की, यहाँ पर लगातार कोविड-19 के जो केसेस है कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा कंपैरिजन करें तो किसके साथ, जो मोर्टेलिटी डाटा है रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हार्ट के रिलेटेड डिजीजेज हो जाते हैं, इसके अलावा डायबिटीज है, ओके, कैंसर है, तो ऐसे मतलब जो फैलते नहीं है। ओके, जैसे मतलब ये कोविड-19 की बीमारी थी, ये फैल जाती थी अगर आप किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है कोविड-19। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये भी एक रिलेशन रहा है जिसके तहत जो है फैटेलिटी रेट बढ़ा है अलग अलग कंट्रीज में। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई अच्छे से, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक बात बोली गई है कि एक लगातार ग्लोबल एविडेंस बनता जा रहा है। अगर बात करें हम एनसीडीज की, ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो बंदा जिसको कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो जल्दी अफेक्ट हो जाएगा कोविड-19 से और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी देखना होगा, अगर हमारी फैमिली में अगर किसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो उनको कोशिश करने की घर में ही रखें। ओके, बाहर ना जाने दें। अगर आप बाहर से घर में आ रहे हैं तो आप भी पूरी प्रोटेक्शन रखें ताकि कि आपसे जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर ना चले जाए। तो यहाँ पर अप्रैल में जो बात की गई थी, अप्रैल 2020 में यहाँ पर बात बोली गई थी कि जो न्यूयॉर्क सिटी एरिया था वहां पर जितने पेशेंट्स आए थे ज्यादातर उनको कोई ना कोई एनसीडी की बीमारी थी। ओके, कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था। तो यहाँ पर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स ये भी क्लेम कर रहा है कि 60 से 90% जो है जो लोग मरे हैं कोविड-19 के चलते उनको एनसीडी भी था। ओके, कोई ना कोई हार्ट के रिलेटेड बीमारी थी या डायबिटीज या इसके कोई रिलेटेड कोई इश्यू जरूर था। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो एनालिसिस किया गया है कोविड-19 मोर्टेलिटी डाटा का, ओके, कंपेयर अलोंग साइड एनसीडी मोर्टेलिटी रेट्स, उन दोनों के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो ये बिल्कुल एक एक्सरे की तरह है, बिल्कुल आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। ओके, दोनों। तो WHO के हिसाब से भी यहाँ पर बात की गई कि इंडिया में जो भी एनसीडी के रिलेटेड डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं 524 पर 1 लाख, ओके, इन 2016। दिस इज 50 to 20 लोअर देन इट्स लार्ज नेबर। ओके, जो लार्ज नेबर हमारे कौन से हैं, जैसे चाइना है, तो उनसे अभी कंपैरिजन में करें तो कम ही है। तो यहाँ पर भारत की ओर से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कि हम जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इसको कम से यहाँ पर इनसे छुटकारा दिलाएं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर पॉपुलेशन को होता है तो उनकी सारी मेहनत की कमाई लग जाती है यहाँ पर। तो भारत सरकार यहाँ पर भी सपोर्ट करती है इंडियंस को कि उनको यहाँ पर एक हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए ताकि कि अपनी हेल्थ का वो ध्यान रख सकें। तो यहाँ पर प्राइमरी केयर की स्टार्टिंग में बात की गई। प्राइमरी केयर का मतलब होता है जो इनिशियल स्टेजेस पे जो यहाँ पर केयर होती है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता, जो बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर एनसीडी की प्राइमरी केयर के लिए भी यहाँ पर जो है 1,20,000 से ज्यादा नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं भारत में। इसके अलावा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक्सपैंड की गई है पूरे भारत में, खासतौर पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए। ओके, साथ ही साथ जो डायग्नोसिस है एनसीडी का वो करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो पॉकेट एक्सपेंस है जो हमारे लोगों का उसको कम करने की यहाँ पर बात की गई है। और जो पॉकेट एक्सपेंस वैसे होता है एनसीडीज के ऊपर वो होता है 100 मिलियन। ओके, यहाँ पर 100 मिलियन वनरेबल पीपल जो कमजोर पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओके, जिनके पास इकोनॉमिकली जो है बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनको यहाँ पर जो है सरकार सपोर्ट कर रही है।
तो 100 मिलियन लोग जो है यहाँ पर जो जिनको जो है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सरकार यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि भारत किन किन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में है भारत, जिसने मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान लॉन्च किया है टू रिड्यूस एनसीडी रिस्क फैक्टर्स। मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, ये होती कहाँ से हैं, ओके, इसका रिस्क कहाँ से शुरू होता है, तो इसको यहाँ पर फोकस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टबैको, साल्ट एंड शुगर, ओके, तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो हाउस होल्ड पोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर सॉलिड कुकिंग फ्यूल जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस किया जाए। जैसे आप लक्कड़ को यूज करके ओके चूल्हे में आप आग जलाते हैं तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारी ब्रीथिंग के लिए अच्छी नहीं है, ओके, जो हमें बीमार कर देती हैं। तो इसी से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है ये उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी यहाँ पर जो वोमेन होती है घर में, इसी को यहाँ पर सही करें। तो यहाँ पर सरकार ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं कुकिंग गैस प्रोवाइड करने के लिए, ओके, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ओके, तो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है सिलेंडर मिलता है, ओके, गैस मिलता है, तो आप उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांट दिए हैं, ओके, इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि अगर कोविड रिलेटेड अगर डेथ को रिड्यूस करना है, ओके, तो हमें सबसे पहले जो एनसीडीज हैं उनको रिड्यूस करना होगा, उनको अच्छे से ट्रीट करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये कोविड ऐसी बीमारी है, ये फैल चुकी है, ओके, ये आने वाले समय में पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो हमें अभी फोकस करना होगा एनसीडीज के ऊपर कि उनको फैलने से रोकें, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, लोगों में एक अवेयरनेस जगानी होगी कि अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखो, क्योंकि कोविड-19 ऐसी बीमारी है कि मतलब 2 बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, तो फिर उससे इम्पैक्ट बॉडी पर ज्यादा हो गया, ओके। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमने यहाँ पर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और इनका सोल्यूशन भी निकालना है। तो यहाँ पर जो है एक री इंजीनियरिंग चाहिए, इंडिया का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको दोबारा से हमने एक ओवरहॉल करना है, जहां पर भी खामियां उसको हम सही करेंगे, ओके, जो कंट्री का डिजीज बर्डन है उसको खत्म करना है, रिड्यूस करना है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है जो एनसीडी के रिलेटेड जो डेथ हो रही है वो लगातार बढ़ रहा है, ओके, जैसे 37% है 1990s में, वो 61% हो गया 2016 में। सो दिस मिरर्स ए पैटर्न ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एंड एनसीडी नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स। तो देखिए एनसीडी इतना बुरा प्रभाव डाल रही है ग्लोबली भी। तो यहाँ पर डिफीट करना होगा, ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनका यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक पार्टनरशिप भी यहाँ पर शुरू की गई थी यूएन जनरल असेंबली की ओर से सितंबर 2018 में, ओके। तो वहां पर एक प्रैक्टिकल रिस्पांस की बात की गई थी कि टू टैकल दिस ग्लोबल चैलेंज ऑफ एनसीडीज, ओके। इसके अलावा एक वर्ल्ड हेल्थ समिट भी हुई थी बर्लिन में, ओके। मुझे बताइए कि बर्लिन किसकी कैपिटल है, इसका मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी विद अबाउट एजुकेटर, रवांडा, गाम्बिया, म्यांमार, भूटान टुगेदर विद द अफ्रीकन यूनियन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इन सभी ने पार्टिसिपेट करके यहाँ पर एक समिट की थी, जहां पर एनसीडीज के ऊपर बात की गई थी कि इसको कैसे टैकल करें, ओके। आल्सो प्रेजेंट वेयर फार्मा गियर सच एज बोयहेंगर, ओके, इंगलहिन, बायोकॉन, प्रिवसर, सेरम इंस्टीट्यूट विद फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन। तो ये सभी के सभी जो मैंने इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं, ये फार्मा सेक्टर में काम करते बड़ी कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, ओके। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है कि इनका भी बहुत अहम रोल है, ओके, यहाँ पर। तो इन्होंने भी यहाँ पर जितना इनसे हो सका है यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस करने की कोशिश की है। जो एनसीडीज हैं इनको एलिमिनेट करने के यहाँ पर जितने भी जो रिसर्च हो सकती है इसके ऊपर यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि जो मोबिलाइजिंग एक्टर्स हैं, ओके, इस एनसीडी क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा, ओके, जिसका मतलब होगा कि जो ये बर्डन जो बढ़ता जा रहा है एनसीडीज का, इसको कम करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 4, इसको अचीव करना है 2030 तक। तो यहाँ पर हमें प्री मैच्योर जो मोर्टेलिटी है एनसीडी से जो होती है उसको रिड्यूस करना होगा बाय 1/3 बाय 2030। तो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी का मतलब है कि अगर उसका इलाज ना मिल पाना, ओके, इलाज ना मिल पाने की वजह से, दवाई ना मिल पाने की वजह से उसकी डेथ होगी, ओके। तो उसको टैकल किया जा सकता था, बीमारी से लड़ा जा सकता था, उसका एलिमिनेशन किया जा सकता था, लेकिन वो सिचुएशन, हेल्थ केयर सिचुएशन जो थी, फैसिलिटी जो थी, वो प्रोवाइड नहीं हुई टाइमली। तो यहाँ पर भारत सरकार भी अलग अलग तरह से यहाँ पर कंसेप्ट चला रही है, जैसे यहाँ पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नाम का एक इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ओके, जिससे आप डॉक्टर से ऐप के थ्रू ही कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। जो भी आपने पूछना है आपको फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां पर बात कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोविड-19 हैज क्रिएटेड द नीड टू अप्लाई इनोवेटिव टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजीज। सो इंडिया विद इट्स ह्यूज आईटी प्राइवेट सेक्टर हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज।
artificial intelligence paired with telemedicine is powerful. So for example, alternative intelligence screening tool analysis chest x-ray scans for range of diseases and is invaluable for community based screenings for NCDs. तो ये मुंबई में पहली बार इसको यूज हुआ था। स्टार्टिंग में 3 मंथ का इनिशियली यहाँ पर ट्रायल हुआ था। ओके, जहां पर इन्होंने काफी केसेस जो डिटेक्ट किए थे जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ओके, तो टेलीमेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहा है। ओके, इसके थ्रू हमें भी इसको यूज करना है। इसका अवेयरनेस जो है आम जन जन तक हमें पहुंचाना होगा कि एनसीडी से हमें बचना है। ओके, तो ये बीमारियां ज्यादातर क्यों होती हैं? जब फिजिकली इनएक्टिविटी ज्यादा हो जाए। ओके, अगर इंसान खाना खाकर बैठ गया है तो बैठा ही रहा है पूरा दिन, या तो अपना खाना कम कर ले या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ले। दोनों में से एक चीज हमें सही करनी होगी अगर बॉडी को सही रखना है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हमें। ओके, अच्छा फ्रूट भी चाहिए। सब चीजों को हमें ध्यान में रखने चलना होगा। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर डेथ्स को हमने रिड्यूस करना है 25% बाय 2025, ये अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ओके, हमारे पास फार्मा सेक्टर के भंडार है, फार्मा सेक्टर हमारा काफी बूम पे चल रहा है। ओके, तो वहां पर अच्छी रिसर्च भी हो रही है, तो वो हमें अच्छी प्रोडक्शन भी दे देंगे दवाइयों की जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर कोविड-19 की रिस्पॉन्स की बात करें, उसको इंटीग्रेट करें एनसीडी के साथ। ओके, स्क्रीनिंग करें, केयर की बात करें, तो हमारे पास आईटी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल है, इसको मैक्सिमाइज कर दें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं 25% तक बाय 2025। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एलोकेशन है फॉर कोविड एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स शो स्मार्टली डू डिटेल विद आवर नेशनल एनसीडी एक्शन प्लान। ओके, एनसीडी एक्शन प्लान अलग तौर से हमारा काम कर रहा है, स्पेशली एनसीडी के रिलेटेड जो बीमारियां उसके ऊपर फोकस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। सो एनसीडी डायग्नोस्टिक्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड अलोंगसाइड कोविड स्क्रीनिंग एंड एनसीडी केयर सर्विसेज ऑगमेंटेड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो जहां जहां कोविड का टेस्ट हो रहा है साथ साथ में एनसीडीज के रिलेटेड भी टेस्ट यहाँ पर हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने चाहिए ताकि कि दोनों को साथ में टैकल करके चलें, क्योंकि उस पर्सन की जिसको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है और कोविड भी हो गया है, उसकी सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ओके, तो उसको हमें सही करना होगा, उनकी प्रायोरिटी बनानी होगी आने वाले समय में जब वैक्सीन आ जाएगी। ओके, तो वैक्सीन का यूज, तो इसका भी हमें प्रायोरिटी होगी कि हमें सबसे पहले किसको देनी है। अगर 2 बंदे हैं, 2 बंदे में से किसी को भी कोविड हुआ है, अगर एक बंदे को कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो प्रायोरिटी उसकी है, अगर वैक्सीन हमारे पास एक अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करनी है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम जिंदगियां बचा पाएं। तो एनसीडी को कैसे कंट्रोल करना है, अगर एनसीडी कंट्रोल होती है तो कोविड-19 का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।